जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम सब कवर करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों आपके लिए जितना जरूरी नए स्टडी मटेरियल है, उतना ही ज़्यादा जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। जितने भी चैनल वाले हैं सभी लोग इसी पे फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, सभी बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। अब क्यों सबसे ज़्यादा आपको फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे करना चाहिए? वह इसलिए दोस्तों कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो आपके तर्क शक्ति पर आधारित होता है। तर्क शक्ति का मतलब यही है कि वह क्वेश्चन घुमा के पूछता है और वह जानना चाहता है कि आप किस लेवल तक सोच पाते हैं। अब किसी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे ना, हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का बस यही मतलब होता है कि आप लैंग्वेज को समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाता है, किस तरीके से उसमें पूछता है। इसमें फैक्ट सीधा नहीं पूछ लेगा कि हाँ इस फैक्ट ही बताइए। इसमें आपके तर्क शक्ति पर आधारित होता है, आप किस लेवल तक सोचते हैं। इसलिए आप डेली कुछ न कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए। आइए चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका जो सीटेट का पेपर हुआ था 2022-23 में, वह पेपर आपका 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक चला था, जिसमें टोटल आपके 22 सेटों में एग्जाम हुआ था और आपको इस चैनल पर सभी के सभी 22 सेट को कवर कराया जाएगा। और आज जो पेपर हम सब कवर करेंगे वह पेपर आपके 2 फरवरी 2023 को वह पूछा गया था, जिसमें हम सब 2 फरवरी 2023 के जो CDP है, EVS है, उसको हम सब कवर कर चुके हैं। और आज जो पेपर हम सब कवर करेंगे वह हिंदी को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर हम सब हिंदी की बात करें तो आपके सीटेट एग्ज़ाम में हिंदी से आपके 30 नंबर पूछे जाते हैं, जो कि आपके 15 नंबर गद्य से आते हैं, 15 नंबर गद्य पद्य से आते हैं, 15 नंबर आपके शिक्षण से आते हैं। तो हम इसमें गद्य पद्य और शिक्षण दोनों को कवर करेंगे। इसमें दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेडागोजी को फोकस करिए और हिंदी के जो आपके गद्य पद्य हो उसको कवर कर लीजिए, हल्का सा प्रैक्टिस कर लीजिए बस। और ग्रामर, आपको जो बेसिक जानकारी ग्रामर की है उतना ही आपके लिए बहुत इसमें इनफ होगा, क्योंकि ग्रामर से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं और जो आपके पैराग्राफ होते हैं, जो गद्य पद्य होते हैं, इसी से कोई न कोई क्वेश्चन उछालेगा और वही क्वेश्चन आपके ग्रामर के मतलब ग्रामर में बना देगा, वही ग्रामर से पूछेगा। इसमें ग्रामर से कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए आप ज़्यादा फोकस करिए पेडागोजी पर और इसके गद्य पद्य की प्रैक्टिस करिए। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। जो आपका 2 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के। कह रहे हैं गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। कह रहे हैं जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थियों की अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थियों ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। करेंगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को आकर्मण रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया में सफलतम व्यक्ति ने सदैव कर्तव्यस्थ जीवन बिताया है। दुनिया में अथवा प्राकृतिक में हर वस्तुओं का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है। तो यह दोस्तों आपका गद्य दिया गया था। अब इसको हम समझते हैं जो इससे क्वेश्चन बने हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें दोस्तों कह रहे हैं विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों जो आपके गद्यांश दिए गए हैं इसमें विद्यार्थियों की सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है उसको आपको बताना है। इसमें आपका खुद से दिमाग नहीं लगाने का, हम खुद से बता सकते हैं कि यह आवश्यक है, यह आवश्यक है, ऐसा नहीं है। जो आप गद्यांश पढ़े हैं उसमें विद्यार्थियों को सफल होने के लिए क्या आवश्यक है उसको आपको बताना है। ऑप्शन है पहला समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना, समय बर्बाद करना या फिर समय के अनुसार काम न करना। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समय की कीमत को समझना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
दुनिया को सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? दुनिया में सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? पहला ऑप्शन है समय का दुरुपयोग करना, अगला ऑप्शन है समय को बर्बाद करना, अगला ऑप्शन है समय का सदुपयोग करना, अगला ऑप्शन है लास्ट सही समय पर आराम करते रहना। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समय का सदुपयोग करना। दुनिया में सफलतम व्यक्तियों का सफलता का रहस्य जो ऊपर बताया गया है गद्यांश में, वह यही है कि समय का सदुपयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? अब ऑप्शन पहला है अपनी अकर्मण्यता व आलस को, अपनी निढल्लापन, अपनी कमियां, या फिर अपना बातूनीपन। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपनी अकर्मण्यता व आलस को छुपाते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपके गद्यांश दिया गया उसमें यही बताया गया है कि अपनी अकर्मण्यता और आलस को छुपाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? कह रहे हैं कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता। ऑप्शन है पहला समय न आने पर, समय कम होने पर, समय बीत जाने पर, समय अधिक होने पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा समय बीत जाने पर। कोई आपको तब फल मिले जब उसकी आपकी ज़रूरत नहीं रही, तो फिर वह ऑप्शन सी होगा समय बीत जाने पर कार्य फलप्रद नहीं होता है। अगला ऑप्शन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हैं विद्यार्थी की सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? करना यही चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया पहला ऑप्शन है समय सारणी का पालन, समय का दुरुपयोग, अकर्मण्यता का पालन, या फिर दृढ़ता का पालन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय सारणी का पालन। आप कोई चीज़ समय सारणी बना के करेंगे तो आप जल्दी सफल होंगे और आपके सफलता होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। वही कह रहे हैं विद्यार्थियों को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? समय सारणी आप समय सारणी बनाकर कोई काम करेंगे तो आप जल्दी सफल होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द या उपसर्ग होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने आपसे ऊपर ही कहा था कि इसमें कुछ ग्रामर पूछेंगे, तो ग्रामर यही पूछ लिया कि जो अकर्मण्यता शब्द दिया गया है उसमें मूल शब्द एवं उपसर्ग क्या होगा। इसी तरीके से पूरे आपके सीटेट एग्जाम की बात करें उसमें हिंदी ग्रामर से आपके क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही 4-5 क्वेश्चन यही पूछता है। तो आपको बताना है कि जो अकर्मण्यता है इसमें मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या होगा। पहला ऑप्शन है अकर्मण्य प्लसता, और अगला ऑप्शन है अ प्लस कर्मण्यता, या फिर अगला ऑप्शन है अक प्लस कर्मण्यता, और लास्ट ऑप्शन है अकर्म प्लस अड्यता। तो इसमें आपको अकर्मण्यता शब्द बताना है, मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसमें मूल शब्द होगा अ और इसमें उपसर्ग होगा कर्मण्यता। बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे सदुपयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदुपयोग का सही संधि विच्छेद ऑप्शन पहला सत प्लस उपयोग, अगला ऑप्शन है सदु प्लस उपयोग, या फिर सी ऑप्शन है सत प्लस उपयोग, या फिर सदा प्लस उपयोग। तो इसमें सदुपयोग का आपका संधि विच्छेद बताना है। सदुपयोग का दोस्तों संधि विच्छेद सत प्लस उपयोग होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। जो भी आप अभी ऑफलाइन आपका सीटेट एग्जाम होगा, जो नहीं पूछे हाँ पूछे, तो लास्ट में अगर कोई चीज़ नहीं पूछा उसको आप इंडिकेट गोला जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन वही नहीं से हो जाते हैं। दृढ़ता का समानार्थी पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, जो सही लगेगा मार देंगे, लास्ट तक पढ़ते ही नहीं है, तो फिर ये कन्फ्यूजन ना हो। इसमें नहीं पूछा है, इसमें जो गलत आंसर है उसको बताना है आपको। अटल है, अस्थायित्व है, अडिग है, फिर अस्थिरता है। तो इसमें दृढ़ता की बात करें तो दृढ़ता का मतलब दोस्तों जो दृढ़ हो, और अस्थिरता मतलब जो स्थिर ना हो। तो ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर। बाकी जैसे अटल हो गया, अस्थायित्व हो गया, अडिग हो गया, तो यह सब आपके दृढ़ता के समानार्थी शब्द हैं। कि दृढ़ता मतलब आप अस्थायी हैं, और अटल भी आप एक अस्थाई ही आएंगे दोस्तों। अस्थायित्व है ये। अडिग आप कोई चीज़ हर समय अडिग है तो ये भी आपके इसमें आएगा, लेकिन जो अस्थिरता है वह गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सही शब्द होगा, इसमें सही शब्द क्या होगा? प्रकृति, या फिर प्रकृति, या फिर प्रकृति, या अगला लास्ट ऑप्शन है प्रकृति।
तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा सही शब्द होगा। इसमें सही कौन सा लिखा गया, प्रकृति कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों आपको पता होगा प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकृति यही सही है, इसी तरीके से प्रकृति लिखा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ से आपका अब पद्यांश शुरू होगा। इसमें इसको पढ़कर आप आंसर दीजिए। आपका जो क्वेश्चन चलेगा वह क्वेश्चन चलेगा 10 से लेकर 15 तक, जितने भी क्वेश्चन है उसी पद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। चलिए हम चलते हैं पद्यांश पे। कह रहे हैं पद्यांश दिया गया, पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए, सबसे उपयुक्त जो विकल्प हो। कह रहे हैं ले चल नाविक मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह कर प्यार मुझे, मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह चल, मेरे पथ को पतझारों में ही नव नूतन मधुमास पला, मैं हूँ अबाध अविराम अथक, बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मैं नहीं अरे ऐसा राही जो बेबस सा मन मार चला। आगे बढ़ते हैं। दोनों ही और निमंत्रण है, इस पार मुझे उस पार मुझे, रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे। तो दोस्तों यह पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के जो आपके आंसर होंगे, आपके जो 5 क्वेश्चन हैं, तो इसी को पढ़ कर आपके आंसर देना है। बहुत ही सरल होते हैं, इसको आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया उसी से मैच करके आपको आंसर देना है। कह रहे हैं पहला है राही नाविका में क्या आग्रह करता है। जो राही है नाविका से क्या आग्रह कर रहा है? ऑप्शन है पहला लहरों से बचने के लिए ले चलें, बेबस सा मन मार कर चलने दें, मझधार में ले जाकर पतवार थमा दें, मन का राजा बना रहने दे। तो इसमें दोस्तों जो बात कर रहा है वह मन का राजा बना रहने दे। जैसे पूरे आप पद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें यही लग रहा है कि किसी से डर नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, डी सही होगा, सॉरी। तो कह रहे हैं कि मन का राजा बना रहने दे, डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे का आशय क्या है। जिसे इसमें एक पंक्ति थी कि रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हार मुझे का आशय क्या है। ऑप्शन जो पहला दिया गया है, पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि कवि को लड़ने में सजा आता है, या फिर वह विजय को रंगहीन मानता है, वह हार में से घबरा जाता है, वह हार से घबराता नहीं है। तो फिर दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, वह हार से घबराता नहीं है। अगर वो हार से घबरा जाता है तो इस तरीके से कविता थोड़ी गाता, तो वह कविता कर रहा है, तो वह हार से घबराता नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि विप्लवों का सागर भी कवि को पराजित क्यों नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है वह सदैव संघर्ष करता है, कभी हार नहीं मानता, उसे बंधन स्वीकार है, उसे लहरों के टकराने पर क्रोध आता है, वह मनमानी करना चाहता है। तो इसमें आपको आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह सदैव संघर्ष करता है और कभी हार नहीं मानता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन आपको जो पद्यांश हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हैं। अब चलिए अगले पॉइंट को हम समझते हैं। कह रहे हैं कि सागर का पर्याय है, सागर का क्या पर्याय है आपको बताना है। मधुमास है, पतवार है, विप्लव है, या फिर पारावार है। तो सागर का पर्याय दोस्तों आपका मधुमास है। सागर का पर्याय क्या है? मधुमास है। अगर हम सब सागर के और पर्यायवाची की बात करें तो इसमें आपका आता है पयोध है, उदित है, नदीश है, जलधि है, वारिध है, नीरनिधि है, ये सब आपके सागर के पर्याय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि पतवार किसे कहते हैं। ऑप्शन है पहला तलवार को कहेंगे जिसमें नाव चलाई जाती है, लाठी जो पत्तों से बना हो। तो दोस्तों पतवार आप किसे कहेंगे? जिससे नाव चलाई जाती है उसी को हम सब क्या बोलते हैं? उसको हम सब पतवार कहते हैं, जिससे नाव चलाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि अविराम का विलोम होगा। अविराम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है पहला लगातार है, विराम है, अविरत है, या फिर अनवरत है। तो अविराम दोस्तों जो विराम, जिसका विराम ना हो। अब शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसका
विराम ना हो, जो लगातार चलता रहे, तो अविराम है, इसे हम अविराम कहेंगे। विलोम की बात करें जो रुक जाए, अब जैसे लगातार, लगातार तो अविराम का विलोम होगा नहीं, जो अविराम का विलोम हुआ होगा जो रुक जाए, तो अविरत भी नहीं होगा, तो इसमें विराम जो है दोस्तों वह अविराम का विलोम होगा। यहाँ पे हमने आपके जो गद्यांश पद्यांश से 15 क्वेश्चन आते हैं उसको कवर कर लिया। इसमें एक चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो आपके ग्रामर से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके पूरे सीटेट एग्जाम में आपके ग्रामर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। आप ग्रामर जितना बेसिक जानकारी है उतने से आपका ग्रामर हो जाएगा काम। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस शिक्षण पे करिए और गद्यांश पद्यांश का कुछ प्रैक्टिस करिए। चलिए हम सब यहाँ से शिक्षण की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि पठन के मुख्य उद्देश्य में से एक है। ऑप्शन है पहला, प्रवाह के साथ पढ़ना, ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पठन, या फिर पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, या फिर पाठन के समय विराम चिन्हों और अस्तर शैलियों का प्रयोग करना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। यह आपका सही होगा। पठन के मुख्य उद्देश्य में से यह एक उद्देश्य आपका प्रमुख है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण है, सार्वभौमिक व्याकरण क्या है? पहला ऑप्शन है सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों के समूह और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह, या फिर सी ऑप्शन है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरण सिद्धांतों का समूह, या फिर लास्ट ऑप्शन है सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दिया गया, तो यही दिया गया है कि सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह। बी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं हम सब। करें भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार के पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? तो दोस्तों किस ऊंचाई पर करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी न पहुंच सकें, या फिर अगला ऑप्शन है इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सकें, या फिर सी ऑप्शन है कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए, या फिर पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सकें। तो इसमें कह रहे हैं कि जो कि राइट आंसर हो, जो कि सही आंसर होना चाहिए दोस्तों। आप सभी आंसर कह सकते हैं पहला ऑप्शन छोड़ के, लेकिन जो कि सही आंसर क्या है इसमें, जो फैक्ट आंसर जाएगा वह जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी की तरफ, इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सकें और पढ़ सकें। ऐसा नहीं कि आप उनको इतना ऊपर रख दें कि विद्यार्थी खुद ही नहीं पहुंच सकें, तो यह भी आपका गलत होगा। और जो सी डी की अपेक्षा आपका बी ज़्यादा बेटर है, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें बुनियादी साक्षरता एवं गणित FLAN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पहला पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, या फिर बी ऑप्शन है नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत बनाना, या फिर सी ऑप्शन है उन भाषाओं का प्रयोग करना जिससे शिक्षार्थी परिचित हों, या फिर डी ऑप्शन निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम कर देना। तो दोस्तों इसमें आपको सही आंसर बताना, तो सही आंसर दोस्तों जो कि सी होगा, आप उन भाषाओं का प्रयोग करें। आप किसी बालक को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं उन भाषाओं का प्रयोग करें जिससे शिक्षार्थी परिचित हो। आप अभी बालक को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं जो चीज़ वह नहीं जान रहा है, आप उसे पढ़ाएंगे वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं जो चीज़ बालक पहले से जान रहा है, आप थोड़ा सा उसे हिंट करेंगे तुरंत समझ जाएगा। इसलिए हर समय उन भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए जो बालक पहले से जानता रहे, वह बालक अच्छे से सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीतिका बिहार में रहती थी, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई। गीतिका है दोस्तों, कहाँ रहती थी? बिहार में रहती थी, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें कह रहे हैं कि एक लड़की है गीतिका जो बिहार रहती है, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और वह आपकी कक्षा में पढ़ने लगी है, और वह बोलती क्या है? मैथिली बोलती है। आप कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने
सोच के हिसाब से बताइए कि उसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहला है उसे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे, या फिर अगला ऑप्शन है आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा की स्वीकृति करेंगे जिससे वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। अगला ऑप्शन है आप उससे विद्यालय के माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले, या फिर डी ऑप्शन है आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। तो दोस्तों अब आप इसमें खुद सोचिए कि आप कोई बच्ची है जो बाहर से आई है, बिहार से आई है, तो आप क्या करेंगे, उसकी भाषा को दबा देंगे, आप हिंदी जबरी सिखाएंगे? तो ऐसा नहीं है। उसके जो मूल भाषा है, जो उसके मूल भाषा है, आप उसको प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं करेंगे। तो इसमें जो कि बी ऑप्शन होगा सही होगा, आप उसे अनौपचारिक रूप से बात करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृति करेंगे जिससे कि वह नई भाषा स्थिति में महसूस करे, तो सहज महसूस करे। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चूज करना है जो बालक के खिलाफ है दोस्तों, कि आप उसे हिंदी थोप दे, नहीं हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी आपको हिंदी पढ़ना है, मैथिली नहीं पढ़ाएंगे। आप उस मैथिली को भी उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसको एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो इसलिए बी इज़ राइट आंसर। पूरे एग्जाम में आप ऐसा सीटेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं टिक करना है जो बालक के खिलाफ रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। पोर्टफोलियो जैसे कि आपको पता होगा, हमने आपको जो थ्योरी क्लास थी उसमें बताया था पोर्टफोलियो होता क्या है। ये पोर्टफोलियो होता है विद्यार्थियों का जो डाटा रखा जाता है, विद्यार्थियों की संपूर्ण जानकारी पोर्टफोलियो में रखा जाता है, जिसका निर्माण विद्यार्थी करता है, अध्यापक करता है, उसका गार्जियन करता है। तो आप इसमें क्या नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन है चित्रकारी, कार्यपत्रक, वर्कशीट, फोटोग्राफ, या फिर कक्षा में हुई चर्चा। तो दोस्तों जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में क्या नहीं रखा जाएगा? कक्षा में हुई चर्चा दोस्तों आप पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब एक डायरी होता है दोस्तों, जिसमें बालक के संपूर्ण जानकारी एकत्रित होती है। विद्यार्थी के नाम, कक्षा का वर्ग, पाठशाला का नाम, जन्मतिथि, खारिज, दाखिला, मतलब पूरी संपूर्ण जानकारी उसके उस पोर्टफोलियो में होती है। तो ऑप्शन आपका सी इज़ राइट आंसर। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं, गलत के साथ चला जाएगा, सी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहे हैं एक अच्छे खाली जगह में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन है अनुच्छेद है, प्रारूप है, पैराफ्रेज है, या फिर संपादन है। कह रहे हैं कि एक अच्छे खाली जगह के सभी वाक्य विचार मुख्य बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन जो सही है उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है एक अच्छे अनुच्छेद, इसमें जो खाली जगह है इसमें क्या भरा जाएगा? अनुच्छेद भरा जाएगा। जो अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है दोस्तों। ऑप्शन है विस्तृत पठन, सस्वर पठन, गहन पठन, निर्देशित पठन। दोस्तों इन सब का क्या मतलब होता है? विस्तृत पठन, सस्वर पठन, गहन पठन, निर्देशित पठन, इन सब के बारे में हमने आपकी थ्योरी क्लास में बताया था कि विस्तृत पठन किसे कहेंगे, सस्वर पठन कैसे कहेंगे, गहन पठन किसे कहेंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है, कह रहे पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा गहन पठन। जब आप कोई चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, गहन तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को नोटिस करके पढ़ेंगे, तो आपको आगे पता चलता रहेगा अगली पंक्ति क्या हो सकती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला, एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुनझुने व खिलौने हैं, कक्षा में पठन कोना, या फिर कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि, या फिर अगला ऑप्शन है कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कापियां, कक्षा प्रदत्त कार्य एवं गृह कार्य रखे जा सकें। तो कक्षा में इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों, पहले उसको समझ लीजिए। कह रहे हैं कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, करें भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को जो संदर्भ है दोस्तों, करें कि भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, या फिर कविता और कल्पना कहानियाँ लिखने में मदद करता है। तो दोस्तों जो भाषा अधिगम संदर्भ में बहुत संदर्भ का क्या मतलब होता है, संदर्भ कैसे एक विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल होता है, उसको आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो संदर्भ होता है किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में वह सहायक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं भाषा की बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि जो पढ़ाई के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम दोस्तों उसकी बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। किसी बच्चों को हम मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? तो कह रहे हैं कि यह पहला ऑप्शन है, यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएँ समझाना आसान है, क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। विद्यालय में मातृभाषा को पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यम पर ध्यान देना चाहिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है, करें इसे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है, और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको सीटेट एग्ज़ाम देते समय ऐसे किसी भी विकल्प को न चॉइस करिएगा जो बच्चे के खिलाफ हो, जो बच्चे का विरोध करे। तो इसमें सभी ऑप्शन विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि जो यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करती। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वो मातृभाषा है, उसकी अगर मातृभाषा का आप हनन करेंगे, उसको नहीं पढ़ने देंगे, तो फिर वह उसका नहीं सीख पाएगा। आप पहले उसके मातृभाषा में पढ़ाइए, धीरे धीरे जब बच्चा सीख जाए उससे आगे ले जाइए। ये ऑप्शन ए सही है, कह रहे हैं यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं। इसमें नहीं पूछा, इसको जो भी नहीं ऑप्शन आए आप उसको थोड़ा लाइन कर दीजिएगा ताकि आपका निगाह उस पर पड़ा रहे। कह रहे हैं पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, मदद सहारा देना, निकटता विकास का क्षेत्र, या फिर भाषा अर्जन उपकरण। इसमें वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित जो नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा अर्जन उपकरण। दोस्तों यह आपके कौन दिए थे? यह आपके नाम चमुस्की दिए थे। बाकी वाइगोत्स्की के सभी हैं, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की, मदद सहारा देना वाइगोत्स्की, निकट विकास का क्षेत्र यह भी आपके वाइगोत्स्की हैं। लेकिन जो भाषा अर्जन उपकरण है यह आपके नाम चमुस्की से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि ध्वनि ग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? ऑप्शन है पहला ध्वनिग्राम, चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, या फिर सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, या फिर सही वर्तनी के साथ लिखना। तो इसमें ध्वनि संग्राम स्वनिम दोस्तों जागरूकता किससे संबंधित है उसको आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। करें ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करना की योग्यता दोस्तों आपके स्वनिम से संबंधित है। और स्वनिम की बात करें तो दोस्तों स्वनिम जो है उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। जो स्वनिम है उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वह स्वनिम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहे हैं बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेता है और उन्हें समझ जाता है जब वे अध्यापक, पहला ऑप्शन है वे अध्यापक की बारीकी से अवलोकन करते हैं। अगला ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं। या फिर अगला ऑप्शन है सी एकीकृत तरीके में भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है वयस्क की मदद से सशर पठन करते हैं। तो ऑप्शन 29 में क्वेश्चन जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करें एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। जो बच्चे भाषा की बारीकियों को पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं कब समझ जाते हैं? जब एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं।
करें निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है। भाषा अधिगम के बारे में बताना है जो कि सही है। करें एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास में बाधित करता है। भाषा निपुणता की बात करें, भाषा अधिगम के बारे में सही है, तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं भाषा निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है, जो कि गलत है दोस्तों। क्यों बाधित करेगा? और दूसरा ऑप्शन है विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। बी ऑप्शन करें मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है, तो गलत है दोस्तों। गलत जिसे कठिनाई, ये सब ऑप्शन को आपको नहीं चॉइस करना है। लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता, तो दोस्तों ये भी आपका गलत ही होगा। पहला ऑप्शन तो गलत था, दूसरा भी गलत था, वो पहला गलत था, तीसरा चौथा गलत था, तो सब बचा कौन? बचा आपका बी सही है। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सब ने कवर किया आपके 2 फरवरी 2023 में जो आपके सेटेट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी के 30 के 30 क्वेश्चन कवर किए, जो कि 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश से रहते हैं और 15 क्वेश्चन शिक्षण से रहते हैं। सभी के 30 क्वेश्चन हम सब यहाँ पे कवर कर लिए। अगर आप इस चैनल पे नए थे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट को नए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएंगे, उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।